खबर बिलासपुर से है, जहां कांग्रेस की मशाल रैली के समापन पर मंच गिर गया। देव की नंदन चौक पर मंच गिरा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेताओं के मंच पर चढ़ने से मंच का एक हिस्सा गिर गया। मंच गिरने से कई नेता घायल हुए हैं। अफरा तफरी मौके पर मच गई। ये सीधी तस्वीरें बिलासपुर से आप देख रहे हैं, जहां पर मशाल रैली कांग्रेस की निकली थी, लेकिन देव की नंदन चौक पर मंच बनाया गया था। इस मशाल रैली को लेकर मंच पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता पहुंच गए और मंच कार्यकर्ताओं का नेताओं का भार सह नहीं पाया और मंच का एक हिस्सा गिर गया। मंच गिरने से कई नेता घायल हुए हैं। अफरा तफरी मच गई थी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर में देख सकते हैं। बड़ी संख्या में मशाल रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता शामिल हुए थे। दूसरी तरफ मंच बनाया गया था। मंच पर बड़ी संख्या में क्षमता से अधिक कार्यकर्ता नेता चढ़ गए और मंच वजन नहीं सह पाया और गिर गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हुए हैं फोन पर। विनोद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब से आधे घंटे पहले सुमित, जब मशाल रैली देवकी नंदन चौक पर समाप्त हुई तो वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर की भारी से नेता संबोधित करने वाले थे और काफी ज्यादा उत्साह था कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। और चूंकि मंच की जो क्षमता थी वो करीब 50 लोगों के ऊपर रहने की थी, लेकिन उससे देखा जा रहा था कि जिस तरह का उत्साह था उसमें करीब 300 भी ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो मंच पर चढ़ गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि मंच पर जैसे ही चढ़े करीबन 2 मिनट के बाद मंच भरभरा कर नीचे धसक गया और मंच का जो बाईं हिस्सा था वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ। और उसमें जो नेता खड़े हुए थे, खासतौर पर अगर बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम थे, शैलेश पांडे थे, नगर विधायक आशीष रश्मि सिंह ठाकुर थी, ऐसे तमाम लोग जो मौजूद थे वो पीछे के हिस्से में थे। और मंच का जब पिछला हिस्सा घिरा तो उसमें काफी लोगों को चोटिल भी हुए हैं। हालांकि मामूली चोटें आई हैं और मोहन मरकाम ने उससे कुछ देर पहले मीडिया से भी बात की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चोटें जो है, इस तरह के जो भी घटनाक्रम होते हैं उसमें लगती रहती है, तो ये मन की चोट है और दिखती नहीं है। इस तरह की और भी चोटें अभी खानी बाकी है और वो सब चीजें चलती रहेगी। और कुल मिलाकर सभा तो नहीं हुई, लेकिन उत्साह जो है वो बरकरार है। उन्होंने कहा कि अभी ये जो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, ये आगे भी अभी जारी रहेगी। तो गनीमत रही विनोद की किसी को गंभीर चोटें यहां पर नहीं आई हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। ये वीडियो भी सामने आया है। मंच गिरने का वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव ये वीडियो आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में क्षमता से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता मंच पर चढ़ गए और मंच था जो नेताओं का, कार्यकर्ताओं का भार सह नहीं पाया और गिर गया। सीहोर आपको अब लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुदा किया गया। करोड़ रुपए का एक स्कूल बनेगा, सीएम राय स्कूल, 45 करोड़ की लागत का। और उस स्कूल में स्मार्ट क्लास होंगी, प्लेग्राउंड होगा, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी। और स्मार्ट क्लास का मतलब दिल्ली, बंबई और भोपाल में बैठ के भी शिक्षक पढ़ाएंगे और भैरुदा और आसपास के बच्चों को लगेगा जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं शिक्षा की गुणवत्ता बदलना चाहता हूं। मेरे बच्चे पढ़ने में तेज हैं, अगर ढंग से इनको पढ़ाई मिल जाए। और वो बच्चे जो गरीब परिवारों से, किसान परिवारों से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए सीएम राय स्कूल। और वो केवल भैरुदा के लिए नहीं है, आसपास के गांव के बच्चे भी आएंगे। आप कहोगे आएंगे काय में? मामा बस भिजवाएगा लेने और बस जाएगी छोड़ने। सवेरे आएंगे, शाम को जाएंगे। उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मेरे बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, ये तड़फ है मेरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदल दिया गया है। अब नसरुल्लागंज तहसील का नाम भैरुदा होगा। मध्य प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। अब राज्य की एक और तहसील का नाम बदल दिया गया है। एमपी के सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील का नाम बदल दिया गया। अब इसे भैरुदा के तौर पर जाना जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद राजस्व विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भैरुंदा कर दिया गया। अब नसरुल्लागंज तहसील को भैरुंदा के नाम से ही जाना जाएगा। आज नसरुल्लागंज का गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। नसरुल्लागंज के गौरव दिवस में सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम शिवराज का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने एमपी सरकार की आलोचना की और कहा कि समाज में भेदभाव का वातावरण बनाने का बीजेपी का उद्देश्य है। नसरुल्लागंज का नाम बदलने की घोषणा 3 साल पहले हुई थी। अब जब चुनाव आ गए तो नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने ही हैं तो सभी शहरों के नाम एक साथ क्यों नहीं बदल दिए जाते? हर चुनाव के आसपास नाम बदलकर विद्वेष और का वातावरण बनाने की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को एक नीति बनाकर एक मुश्त प्रदेश भर में वो जिन जिन नामों को बदलना चाहते हैं उनकी सूचीबद्ध होने करके और एक मुश्त सारे नाम बदल देना चाहिए। इससे जो है ना तो घृणा का वातावरण बनेगा, ना विद्वेष का वातावरण बनेगा। और इसमें जो है गुलामी के सारे प्रतीक चिन्हों को बदलें। अंग्रेजों के प्रतीक चिन्हों को बदलने में सरकार को क्यों असहजता होती? क्या क्योंकि उनके साथ आज़ादी के आंदोलन में उनके साथ थे, इसलिए उन्होंने भी देश को लूटा है? तो अंग्रेजों के भी नाम बदलना चाहिए और एक मुश्त बदलना चाहिए नीति बनाकर, ताकि समाज अपने काम में लगे। समाज को रोज रोज उद्वेलित करना और इन नामों के प्रति पहले जो है महीने भर पहले से विश्वमन करना और फिर नाम बदलना, ये जो नीति है ये समाज को जो है गलत दिशा में ले जाने की नीति। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि जो नाम गुलामी, अत्याचार और बर्बरता के प्रतीक हैं, उसे बदलना ही चाहिए। नाम वो होते हैं जो हमारे खुशनुमा इतिहास की पहचान कराएं। ऐसे हर वो नाम जो कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण के लिए रहने दिए, उन सबको बदलना चाहिए। देखिए, हम स्वागत करते हैं इस कदम का। वैसे भी जो नाम गुलामी के, अत्याचार के, बर्बरता के प्रतीक हैं, उनको तो बदल ही जाना चाहिए। नाम वो होते हैं जो हमारे खुशनुमा इतिहास की पहचान कराते हैं। ऐसे में ऐसे हर नाम जो कांग्रेसियों ने तुष्टीकरण के कारण इस देश में रहने दिए, उन सबको बदलना चाहिए और ये जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का, निरंतर चलता रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नसरुल्लागंज का नाम बदलने का 2021 में ऐलान किया था। इसके बाद केंद्र सरकार को नाम बदलने के लिए प्रस्ताव दिया गया, जिसकी अनुमति मिलने के बाद अब नाम बदला गया है। इस इलाके के नागरिक लंबे समय से नसरुल्लागंज का नाम भैरुंदा करने की मांग कर रहे थे। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। रविवार को पीसीसी मुख्यालय में मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी शामिल हुए। एमपी विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से अधिक है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से ही फील्डिंग सजाने में जुट गई हैं। कांग्रेस इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की पिच तैयार करने में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में रविवार को धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के चलते पीसीसी दफ्तर भी भगवा रंग में रंग गया। दफ्तर के चारों ओर भगवा ध्वज लहराते नजर आए। पीसीसी मुख्यालय के राजीव गांधी सभागार में धर्म संवाद कार्यक्रम में प्रदेश भर के मठ मंदिरों के पुजारी धर्माचार्य पधारे। इस कार्यक्रम में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के अलावा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा सहित वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय को भगवा रंग के झंडों से सजाया गया। इस पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस मुख्यालय पर भगवा रंग के झंडे लगाने पर कहा कि क्या भगवा पर बीजेपी का ट्रेडमार्क है? क्या बीजेपी ने भगवा का ठेका ले रखा है? हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं।
हम रंग की राजनीति नहीं करते, लेकिन हमारे मंदिर जाने से बीजेपी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो बैनर लगे हैं, भगवा भाग लगा है, ये क्यों लगा है? मैंने कहा भगवा का ठेका क्या बीजेपी ने लिया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है, पेट में दर्द होता है जब हम कभी मंदिर जाते हैं, जब हम किसी पूजा में बैठते हैं। क्या उन्होंने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है? हम सब हिंदू धर्म के हैं। मैं हिंदू धर्म का हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं। ये बात है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेसियों का चरित्र और रंग गिरगिट की तरह है। सिर्फ चुनाव के वक्त भगवा और सनातन की क्यों याद आती है? क्यों चुनाव के वक्त धर्म संवाद की जरूरत महसूस होती है? ऐतिहासिक गलतियों के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, आपत्ति तब होती है जब कांग्रेसियों का चरित्र और रंग गिरगिट स्वरूप का दिखता है। सिर्फ चुनाव के समय ही भगवा और सनातन की क्यों याद आती है? क्यों चुनाव के समय ही धर्म संवाद की आवश्यकता महसूस होती है? और धर्म संवाद करना है तो पहले ऐतिहासिक गलतियों के लिए माफी मांगे कांग्रेस। उन कार सेवकों पर गोली चला के हत्या करने वाली सरकार को बचाने के लिए माफी मांगे। जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री काल में जो बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया था, उसके लिए माफी मांगे। भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने जैसी जो भूल है, पहले उसके लिए माफी मांगे। बाकी ये लोग तो वो हैं जिनको भगवा रंग में आतंक का रंग नजर आता है, तो इनकी ये जो चुनावी आस्थाएं हैं वो कभी टिकने वाली नहीं है। कांग्रेस चुनावी हिंदू है। भगवाधारी तो कालनेमी भी था, लेकिन भक्त हनुमान ने तत्काल पहचान लिया और इस देश के भक्त भी कांग्रेस रूपी कालनेमी को जानते हैं, पहचानते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने भगवाधारी संतों पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण दिया। पालघर की घटना भी कोई भूला नहीं है। इनकी जवान सिल गई थी। घटना चाहे देश के किसी भी राज्य की हो, जब जब भगवाधारियों पर अत्याचार हुआ है, उनकी हत्या हुई है, इनके ओंठ सिल गए हैं। इनकी असलियत देश जानता है। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को उसी की पिच पर मात देने की कोशिश में जुटी हुई है। यही वजह है कि आज कांग्रेस मठ मंदिर स्वायत्तता संकल्प दिवस मना रही है। कांग्रेस ने पिछले साल ही मध्य प्रदेश मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाया था। इसके जरिए कांग्रेस की नजर ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को और मजबूत करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई चुनाव नजदीक आते ही और भी ज्यादा तेज हो गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ईडी की टीम रेड मार रही है और इसी मामले में बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई पर प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े हैं। ये है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ईडी का छापा पड़ा है तो केवल छत्तीसगढ़ में। पिछले एक महीने में ही आप देखेंगे, जब से हमारा अधिवेशन शुरू हुआ उस समय से लेके अब तक के लगभग 50 ठिकानों में छापे लोग मार चुके हैं, 50 से अधिक। लेकिन अभी तक के व्यापारियों के यहाँ, उद्योगपतियों के यहाँ कितने राशि मिली उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ भी मारा गया। गिरीश देवांगन, सन्नी अग्रवाल, रामगोपाल अग्रवाल, विनोद तिवारी, इन सब कार्यकर्ताओं भी मारे। कितना छापे में राशि बरामद की, कितनी संपत्ति बरामद की गई, कोई नहीं बता रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये राजनीति से प्रेरित ये छापा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि जो भाजपा ज्वाइन करता है वो दूध का धुला हो जाता है।
लेकिन आप तुलना कीजिए यूपीए के टाइम या एनडीए के टाइम की, जिस प्रकार से टारगेट करके, बात यहाँ पैसे की रिकवरी की नहीं है, ना ये मुद्दा है उनका। बात ये है कि जो भी विरोध का स्वर उन्हें नजर आता है, चाहे वो राजनीतिक है, सबसे ज्यादा राजनीतिक विरोधियों के ऊपर अब ये कार्रवाई हो रही है। तो दुनिया जानती है, देख रही है। क्या कारण है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां ऐसा कुछ नहीं होता? क्या कारण है कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है वो दूध का धुला हो जाता है? वहीं ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि ईडी ने पत्र लिखकर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि कार्रवाई करें। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कार्रवाई कब कर रहे हैं। राज्य सरकार आरोप लगाती है कि कार्रवाई गलत है, लेकिन अब तक राजनीतिक नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कम हुई है। हम सब ने देखा कि ईडी की लगातार कार्यवाहियां चल रही है। ईडी ने जो गिरफ्तारियां की है उन्हें कोर्ट से जमानत अब तक नहीं मिली है। जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल का कोई पदाधिकारी नहीं है। अभी आप सबके माध्यम से ईडी ने जो राज्य सरकार को पत्र लिखा है उसकी जानकारी हुई। ईडी को लिखना पड़ रहा है राज्य सरकार को कि ये तथ्य इन अधिकारियों के खिलाफ आए हैं और राज्य सरकार को जो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में ईडी के पास जो तथ्य आए हैं वो राज्य सरकार को विस्तार से उन्होंने लिखा है। अब ईडी ने आग्रह किया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करें। छत्तीसगढ़ में लगातार पड़ रही ईडी रेड को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के चुनाव से जोड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की रेड राजनीति से प्रेरित है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काफी वक्त से कोरोना के मामलों में कमी बनी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर वायरस के नए मामलों में बड़ा उछाल परेशान कर रहा है। बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। आज रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 3,800 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। रविवार को भारत में कोरोना के 3,800 से ज्यादा केसेस सामने आए, जो 184 दिनों में एक दिन में दर्ज सर्वाधिक नए मामले हैं। बड़ी संख्या में नए मामले सामने आने के बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 18,000 के पार पहुंच गई है। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण फ्लू का वायरस ताकतवर हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इसके लक्षण वैसे ही हैं जैसे बाकी कोरोना वेरिएंट के हैं। ये वैक्सीन लगा चुके लोगों को भी संक्रमित करा है और ऐसे में फ्लू के मरीज आसानी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि देश में कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और मेन जो वेरिएंट है इस समय ओमिक्रॉन का XBB 1.16 वेरिएंट है। इसके लक्षण कमोबस वैसे ही हैं जैसे कि बाकी कोविड के लक्षण रहे हैं, जैसे कि हाथ पांव में दर्द होना, बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना और हैप्पी हाइपोक्सिया होना, मतलब ऑक्सीजन कम होना पर आपको पता नहीं लगना। मौसम में आए अचानक बदलाव के कारण फ्लू का वायरस ताकतवर हुआ है। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर इकट्ठा होने से बचने की अपील की है। कोरोना से तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में भगवान की तरह साईं बाबा की पूजा पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। बागेश्वर धाम से उठी आवाज के खिलाफ शिरडी में गुस्सा दिखाई दे रहा है। शिरडी के लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान पर आपत्ति जाहिर की जिसमें उन्होंने कहा था कि साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। साईं बाबा फकीर हो सकते हैं लेकिन देवता नहीं। जी हाँ, एक बार फिर शिरडी के साईं बाबा की पूजा पर धर्म युद्ध शुरू हो गया है। इस बार देश भर में नामी MP के अंतर्यामी यानी कि बागेश्वर धाम सरकार ने साईं बाबा को भगवान मानने से साफ इनकार किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को भगवान का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा उनकी बात मानना हर सनातनी का धर्म है।
हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साईं बाबा के ऊपर दिए गए बयान पर शिरडी के ग्रामीणों ने उनकी घोर निंदा की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की निंदा करते हुए लोगों ने उनके खिलाफ रैली निकाली और नारेबाजी भी की। जो बागेश्वर धाम के कोई धर्मेंद्र शास्त्री जी है, उन्होंने साईं बाबा के बारे में कुछ बेताल वक्तव्य किया है, उसका पहले तो हम साईं भक्त यहाँ निषेध करते हैं। जैसे कि आपको सबको मालूम है, स्वरूपानंद जी सरस्वती ने भी बाबा के बारे में ऐसे कुछ अनाप शनाप बातें की थी, तब भी यहाँ साईं भक्तों में यहाँ पे जो बाबा से ऊपर आशीर्वाद प्यार है वो किसी का कम हुआ नहीं है, क्योंकि बाबा के जो भक्त है वो चारों तरफ है। और ऐसे पाखंडी बाबा है, जो पॉलिश बाबा है, एसी में रहने वाले बाबा है, इनका एक ही काम है जिस बाबा के ऊपर अनाप शनाप आरोप करना और बेताल वक्तव्य करके अपना टीआरपी बढ़ाना। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नाराजगी यही नहीं रुकी। शिरडी के काशी मठ के सन्यासी हर्षपुरी ने कहा कि साईं बाबा ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, ये भक्तों की आस्था का सवाल है। अब मैं उनको कुछ क्या कहूँ, अब जाने दो, वो भी साधु है तो साधु को मैं क्या कहूँ। मैं अपना देखूं, मैं अपनी श्रद्धा देखूं, दूसरे की श्रद्धा देखने की जरूरत नहीं मेरे को। ये पहला मौका नहीं है कि भगवान की तरह साईं बाबा की पूजा पर आपत्ति उठी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी साईं पूजा पर सवाल उठा चुके हैं और उससे पहले साल 2014 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं पूजा को हिंदू धर्म के खिलाफ बताया था। वो मंदिरों में साईं की मूर्ति का विरोध करते थे। अब एक बार फिर से शिरडी के साईं बाबा को भगवान मानने को लेकर विवाद और बयान शुरू हो गए हैं। सवाल आस्था का है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर संस्कृत का पेपर निरस्त हुआ है। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर निरस्त हुआ है। 1 अप्रैल को हुई थी संस्कृत विषय की परीक्षा, जो कि अब निरस्त कर दी गई। गोपनीयता भंग होने की स्थिति में यह फैसला लिया गया है। छात्र हित में पेपर निरस्त करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख छात्रों को दी जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किए हैं इसके। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संस्कृत का पेपर निरस्त कर दिया गया। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का पेपर निरस्त हुआ है। 1 अप्रैल को यह पेपर हुआ था, जो कि निरस्त कर दिया गया। गोपनीयता भंग होने की स्थिति में यह फैसला लिया गया है। छात्र हित में यह फैसला है और परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान होगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी करते हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। रंजना, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की गोपनीयता यहाँ पर भंग हुई है? जी सुमित, 1 अप्रैल को संस्कृत विषय की परीक्षा हुई थी और अब पेपर को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसको लेकर जो जानकारी है वो यही आई थी कि सोशल मीडिया पर जो संस्कृत का पेपर है वो वायरल हुआ था और एक पेपर से ठीक 1 दिन पहले रात में ही पेपर वायरल हुआ था। इसी को लेकर जब बाद में राज्य शिक्षा केंद्र तक ये जानकारी पहुंची, तब राज्य शिक्षा केंद्र ने पेपर को निरस्त करने का फैसला लिया है और इसमें ये कहा गया है कि गोपनीयता भंग हुई है और इसी के चलते पेपर को निरस्त किया जा रहा है और नए तरीके से एक बार फिर से जो संस्कृत विषय की परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर तारीख घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी। और इसी के चलते कल होने वाली जो परीक्षा थी 3 अप्रैल को, उसको भी फिलहाल निरस्त कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।